ऑनलाइन क्लास में अकाउंट का जो है खाता क्लास 12 का हमारा चैप्टर है अध्याय 6 जिसका नाम है अंश पूंजी लेखे। यानी आज हम शुरू कर रहे हैं कंपनी लेखे। इससे पहले हमारा चैप्टर चल रहा था साझेदारी। आज हमारा पहला दिन है कंपनी लेखे का। तो अध्याय 6 अंश पूंजी लेखे ये पाठ के नाम है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंपनी क्या है, कंपनी का अर्थ के बारे में जानेंगे। कंपनी से अर्थात है कृत्रिम व्यक्तियों का एक समूह। हम कह सकते हैं कि कंपनी से आशय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जिसका सम्मेलन किसी अधिनियम के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो। साफ यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि कंपनी का आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जिनका सम्मेलन किसी अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए। कोई न कोई अधिनियम है। वैसे कंपनी अधिनियम 1956 में बताया गया है। कंपनी अधिनियम क्या है? 1900 यहाँ लिख रहे हैं कंपनी अधिनियम 1956। हर कोई भी व्यवसाय अगर हम करते हैं तो वो न्यायालय के अधिनियम के अनुसार होता है। तो कंपनी का अधिनियम बनाया गया है वो 1956 के अनुसार है। तो स्पष्ट है कि किसी अधिनियम के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ठीक है। कई अर्थशास्त्रियों ने कंपनी की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें न्यायाधीश जेम्स ने अपनी परिभाषा में बताया कि कंपनी से आशय है किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ से है। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। और सामान्य उद्देश्य में क्या है? लाभ कमाना है। समान उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में भी धारा 3(1) के अनुसार भी बताए गए कि कंपनी का संबंध अधिनियम में उपस्थित नियमित रजिस्टर्ड कंपनी से होता है। मतलब जो गवर्नमेंट के जो नियम बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी वह है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है और व्यक्तियों का संघ होता है। ठीक है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। कंपनी का अर्थ में कंपनी से आशय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जिसका सम्मेलन किसी अधिनियम के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया हो। कई परिभाषाएं हैं। हम मुख्य रूप से न्यायाधीश जेम्स की परिभाषाओं को हम गौर करते हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी से आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के संघ से है। ओके। अब हम कंपनी की जो ये अर्थ या परिभाषा की हमने बात की है, इसी से कुछ मुख्य बातें
सामने निकल कर आती है, जिसको हम कह सकते हैं लक्षण। क्या कह सकते हैं? लक्षण। तो कंपनी के लक्षण यानी इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज आता है राज्य नियम द्वारा निर्मित, यानी जो भी राज्य के नियम बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत जो कानून बने हैं उसी के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कोई ना कोई अधिनियम बना है और उसी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के जो नियम बनाए गए हैं उसके ही अनुसार कंपनी का निर्माण होता है। अब हम दूसरा विशेषता या लक्षण की बात करें तो दूसरा विशेषता है कृत्रिम व्यक्ति। यहां पर क्या है? कृत्रिम व्यक्ति मतलब कंपनी क्या है? कई व्यक्तियों को एक साथ मिला करके एक कंपनी बनी है, तो हम क्या कह सकते हैं? कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी को एक कृत्रिम और वैधानिक व्यक्ति माना गया है। तो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? ये क्या है? ये कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाया हुआ एक व्यक्ति है। तो हो गया ये क्या? कृत्रिम व्यक्ति। अब तीसरी विशेषता की बात करें तो तीसरा विशेषता हमारा है पृथक अस्तित्व। अस्तित्व माने उसमें उसका विशेष महत्व। पृथक मतलब अलग। तो पृथक अस्तित्व की बात करें तो पृथक अस्तित्व में आता है कि कंपनी के जो अंशधारी हैं, कंपनी में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, कंपनी से अंश क्रय करते हैं और उसके अंशधारी बनते हैं, अर्थात उसके हिस्सेदारी बनते हैं। तो जब अंशधारी कंपनी में शामिल होता है तो कंपनी से वो अंश खरीदता है, तो इस तरह से अंशधारी का अपना अलग अस्तित्व होता है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का अस्तित्व अंशधारियों के अलग होता है, लेकिन अंशधारी का अस्तित्व कंपनी से जुड़ा रहता है। तो ये हो गया पृथक अस्तित्व, यानी अंशधारियों का अलग से अस्तित्व होता है। अब हम चौथे इसके लक्षण की बात करें तो निरंतर उत्तराधिकार। निरंतर उत्तराधिकार, निरंतर उत्तराधिकार का मतलब ये है कि इसमें जो उत्तराधिकारी हैं उनका निरंतर संबंध बना रहता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में अंशधारी है और कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, मतलब जो अंशधारी है उसकी मृत्यु हो जाती है या पागल या दिवालिया हो जाता है, तो उसका अस्तित्व तो खत्म होगा नहीं, उसका जो अधिकार है वो तो रहेगा ही। लेकिन जो व्यक्ति जो पहले से अंशधारी था उसके पागल, दिवालिया या मृत्यु हो जाती है तो उसके जो संबंधी हैं वो उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। यानी कि अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मृत व्यक्ति के जो उत्तराधिकारी हैं वो उसके अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसमें आ गई। अब पांचवा आता है सर्व मुद्रा। ये भी एक कंपनी की महत्वपूर्ण विशेषता है, सर्व मुद्रा। तो
तो हम बात करें, कंपनी की अपनी एक सर्व मुद्रा होती है, मतलब उसकी एक अपनी पहचान होती है और कंपनी के हस्ताक्षर के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और जिसके लगने से कंपनी का अनुबंध माना जाता है। मतलब जो भी कंपनी होती है अपनी एक प्रतीक चिन्ह बनाती है, एक जिसको हम अपन सर्व मुद्रा कह सकते हैं, और वो चिन्ह के लगते ही उस कंपनी की मान्यता उसमें मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी के अंशधारी है, अंश क्रय करता है, तो उस अंश पत्र पर भी उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्व मुद्रा लगी रहेगी। हर कंपनी की अपनी अलग अलग सर्व मुद्रा होती है, यानी प्रतीक चिन्ह, उसके लगने से ही उसका महत्व बढ़ता है। अगर उसका कोई सील मोहर, जिसको अपन कह सकते हैं, कंपनी का अपना एक सील मोहर होता है, उसके लगने से उसके महत्व को हम बढ़ा सकते हैं। तो हर कंपनी की अपनी एक सर्व मुद्रा यानी चिन्ह होती है। इसके बाद अगली हम विशेषता की बात करें तो सीमित उत्तरदायित्व। सीमित उत्तरदायित्व में जितने भी अंशधारी हैं उनका जो उत्तरदायित्व होता है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है। उत्तरदायित्व ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र तक, अपने अंश पूंजी तक ही सीमित होते हैं। अंशधारियों द्वारा जो भी अंश पत्र खरीदे जाते हैं उसमें उनका अंश निश्चित रहता है और कंपनी के लाभ होने पर उनके हिस्से प्राप्त होते हैं, और अगर कंपनी हानि में जाता है तो उसका वे भुगतान नहीं करते हैं, क्योंकि उनके उत्तरदायित्व एक लिमिटेड होता है, एक सीमित होता है। तो ये तो हो गई अंशधारियों के उत्तरदायित्व की बात। अब हम इसके अगले विशेषता में अगर आगे बढ़ते हैं तो अंशों का हस्तांतरण। इसमें क्या होता है कि हर कंपनी अंश बेचती है और अंशधारी यानी कोई भी व्यक्ति जो अंश को खरीदता है उसको अपन अंशधारी कहते हैं। तो व्यक्ति अंश को क्रय करता है। तो अंश जो व्यक्ति अंश क्रय करता है यानी अंशों के बेचने को हम क्या कहेंगे, अंशों का हस्तांतरण। और एक अंशधारी व्यक्ति अपने अंश को किसी और व्यक्ति को भी वो बेच सकता है, ये नहीं, या फिर वो चाहे तो कंपनी में वापस अपने अंश पत्र वापस करके और जितने में उसने क्रय किया है या उस समय उसकी जो अंश का वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वो मूल्य कंपनी से प्राप्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंशों का हस्तांतरण जब होता है तभी हम कह सकते हैं कि वो कंपनी है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है उसके एक भी कोई अंशधारी ना हो, वो कभी अपने जीवन काल में कभी अंश को बेचा ही नहीं हो, तो वो कंपनी नहीं होता। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी अपने अंशों को बेचती है और जितने लोग उस अंश पत्र को खरीदते हैं वो जुड़ते जाते हैं और एक प्रकार से व्यक्तियों का समूह बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं कृत्रिम व्यक्ति। तो कृत्रिम व्यक्तियों का समूह बनने से वो कंपनी बनती है। तो यहाँ पर अंशों का हस्तांतरण होना स्वाभाविक है। और इसके बाद आता है, इसकी अगली विशेषता की बात करें तो प्रबंधन यानी उसकी देख रेख करना। कंपनी है तो उसमें तो कुछ न कुछ उत्पादन होता ही है, उसमें जो वर्कर है, मैनेजमेंट है, अधिकारी हैं, सब एक दूसरे का देख रेख करना पड़ता है। तो कंपनी का प्रबंधन कंपनी के जो संचालक बोर्ड होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और इस तरह से प्रबंधन का कार्य भी कंपनी में होना चाहिए। तो ये बच्चों एक बात नोट कर लो
कि इससे संबंधित मैं आपको 3 प्रश्न दे रहा हूं। पहला प्रश्न है कि कंपनी का अर्थ लिखिए। अर्थ लिखें। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि कंपनी के कोई 2 लक्षण लिखे। ये 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं, इनका आंसर आपको लिख करके भेजना है। तो ये क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है।